एक आदमी साल कूपर को घेरे खड़ा है। वो आरोप लगाता है, तुमने परिवार के साथ विश्वासघात किया, दुश्मन से मिलीभगत की, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। साल गुस्से में जवाब देता है, तुम सब कमीने, मैं उसे मार दूंगा। फिर वो टूट जाता है। एक पूरी जिंदगी परिवार को दी और अंत में मैं खुद उन्हीं का शिकार बन गया। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? फिर कुछ बदलता है उसके अंदर। नहीं, अगर मृत्यु के बाद जीवन है तो मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा। अगले ही पल एक छोटा बच्चा आंखें खोलता है। वो कन्फ्यूज्ड है, मैं कहाँ हूँ? क्या यह नरक है? लेकिन यह जगह जानी पहचानी क्यों लगती है? एक औरत पानी डालते हुए चिल्लाती है, जल्दी नहा, कोई लेने आने वाला है। साल उसे घूरता है। औरत गुस्से में बोलती है, क्या देख रहे हो बदबूदार कमीने, इतना छोटा है और बगावत करना चाहता है। साल मन में मुस्कुराता है, मैं 3 साल का हूँ, लेकिन मैं साल कूपर पुनर्जन्म ले चुका हूँ। वो अपना पिछला जीवन याद करता है। वो कूपर परिवार के शैडोज का हिस्सा था। वो लोग जो परिवार के लिए सारे गंदे काम करते थे, हत्या, जासूसी, आगजनी, सब कुछ बदले में मिलता था, पैसा और सम्मान। साल नाजायज बेटा था। दूसरों ने उसे हमेशा दबाया, लेकिन उसने ठान लिया था, मेहनत से अपनी जगह बनाऊंगा। उसने परिवार के लिए लड़ाइयाँ जीती, दुश्मनों के सिर काटे, शहरों में नरसंहार किया, और फिर उसे सच पता चला। एलन की बात याद आती है, जिस दिन से तुम शैडो बने, मैंने तुम पर शैडो ओथ ली। तुम्हारी सारी शक्ति मुझ में जाती रही और मेरी हर चोट तुम पर पड़ती रही। एलन हंसते हुए बोला था, तुम सरासर मूर्ख हो। साल सोचता है, मैंने रिवर्सल शैडो ओथ समझ ली थी। एलन से छीनी सारी शक्तियां वापस ले लीं, लेकिन उसी वजह से मेरी जान भी चली गई। इस जीवन में वो गलती दोबारा नहीं होगी। तभी उसे नीचे एक चूहा दिखता है। साल शांति से सोचता है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, पहले इसे खा लेते हैं। युद्ध क्षेत्र में चूहे इंसानी मांस से ज्यादा स्वादिष्ट होते थे। तभी 2 आदमी आते हैं। मास्टर एलन मिलना चाहते हैं, हमारे साथ चलो। साल मन में सोचता है, यही वो वक्त था जब मुझ पर शैडो ओथ का अभिशाप लगा था। लेकिन इस बार और बिना रुके वो पहले आदमी का हाथ काट देता है। पहला आदमी चिल्लाता है, अरे यह बच्चा कुत्ता है, जल्दी पकड़ो। दूसरा हमला करते हुए बोलता है, ज्यादा घमंड मत करो कमीने। लेकिन साल उसकी तलवार डॉज करके छीन लेता है और पलटवार करता है। पहला आदमी हैरान, क्या इस बच्चे को तलवार चलाना आता है? साल की आंखों में एक ही भाव है, मेरे बदले का मौका आ गया है। पहले एक जानकारी दी जाती है, शैडो ओथ एक पुराना रक्त जादू है। इसमें जो इसे चलाता है वो स्वामी बनता है, और जिस पर चलाया जाता है वो उसकी परछाई बन जाती है। परछाई अपने स्वामी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। स्वामी की हर चोट परछाई को लगती है, और परछाई की हर शक्ति स्वामी को मिलती है। यह जादू इतना क्रूर था कि साम्राज्य ने 100 साल पहले इसके सारे रिकॉर्ड्स नष्ट करवा दिए। सीन शुरू होता है। एलन कूपर 8 साल, कूपर परिवार का उत्तराधिकारी। वो गुस्से में चिल्लाता है, एक जंगली कुत्ते ने परेशान किया और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। उसका आदमी माफी मांगता है। एलन आदेश देता है, इसे कालकोठरी में बंद करो। तभी उसकी माँ हेरा कूपर आती है। वो शांति से कहती है, एलन आज शपथ समारोह है, पहले वो काम पूरा करो। एलन मन में सोचता है, माँ ने इस नाजायज बच्चे को मेरा शैडो क्यों बनाया? मौका मिलते ही इसे बर्बाद करूंगा। ऊपर से बोलता है, हाँ माँ। हेरा सबको बाहर भेज देती है। साउंड ब्लॉक का जादू लगाया जाता है। एलन बच्चों के सामने खड़ा होता है और बोलता है, आज से तुम सब शैडो आर्मी के सदस्य हो। परिवार के प्रति शपथ लो। सब बच्चे शपथ लेते हैं और पानी पीते हैं। सब बेहोश हो जाते हैं। एलन हंसता है, इतने मूर्ख, नशीले पानी और पवित्र जल में फर्क नहीं कर सके। तुम सब अपनी शक्ति मुझे दोगे और मेरी हर चोट तुम सहोगे। उसे अपने अंदर शक्ति आती महसूस होती है। शैडो ओथ काम कर गई।
मुझे उम्मीद नहीं थी यह इतना आसान होगा। माँ को बताना होगा। तभी एलन के पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो घबराता है। मैं पैर क्यों नहीं हिला पा रहा? क्या यह शैडो ओथ का दुष्प्रभाव है? माँ, एक आवाज आती है। तुम्हारी माँ ने खुद साउंड ब्लॉक लगाया है। चाहे जितना चिल्लाओ वो सुनेंगी नहीं। एलन चौंकता है। साल कूपर, तुम जागे कैसे? और शैडो ओथ के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? साल शांति से कहता है, बस यही नहीं पता मुझे। अगर मैं शैडो डेटा उलट दूं, देखते हैं तुम्हारी क्या हालत होती है। साल उसके पैर पर ठोकर मारता है। एलन दर्द से चिल्लाता है, रुको, तुम क्या करने वाले हो? साल जवाब देता है, पिछले जीवन में अपनी जान देकर सब वापस लिया था, अभी बस एहसान चुका रहा हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है, मैडम, जादू टूट गया। हेरा चिल्लाती है। एलन। थोड़ी देर बाद बटलर हेरा को रिपोर्ट देता है, यंग मास्टर का शरीर ठीक है। बहुत ज्यादा जादू इस्तेमाल किया था, इसीलिए बेहोश हुए। साउंड ब्लॉक टूटा क्योंकि एक नौकर का ध्यान भटक गया था, उसे मृत्युदंड दे दिया। हेरा बिना रुके कहती है, लाश कुत्तों को खिला दो। बटलर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, लेकिन यंग मास्टर कुछ परेशान लग रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में यह सब, मन पर असर तो होगा। एलन को याद नहीं कि क्या हुआ था, वो बस कंफ्यूज्ड है। हेरा उसे समझाने लगती है, एलन, परछाइयों की चिंता मत करो। ताकतवर कमजोर का शोषण करते हैं, यही दुनिया का नियम है। एलन सीना तानकर कहता है, मैं कूपर परिवार का भावी मुखिया हूँ। वो लोग मेरे लिए मरने के लिए पैदा हुए हैं। सही है ना माँ? हेरा खुश होकर हंसती है। बिल्कुल सही, मेरे बेटे से यही उम्मीद थी। बता, क्या इनाम चाहिए? यह सब साल सुन रहा है। वो मन में सोचता है, माम बेटे का कितना गहरा रिश्ता है। अफसोस। फिर वो एक बात कहता है, आज से एलन कूपर मेरी परछाई है। साल अपना पिछला जीवन याद करता है। एक बार उसे एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें शैडो ओथ का रिकॉर्ड था। उसने वो किताब खुशी खुशी परिवार को दे दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी किताब का इस्तेमाल उसके खिलाफ होगा। इस बार उसने किताब पढ़ी थी और अपने अनुभव से समझ लिया कि ओथ को कैसे पलटा जाए। थोड़े खून की कीमत पर उसने एलन और अपनी पोजीशन बदल दी। लेकिन साल जानता है, अभी मैं सिर्फ 3 साल का हूँ, कमजोर हूँ, मुझे जल्दी मजबूत बनना होगा। फ्लेमिंग क्लिफ, कूपर परिवार का ट्रेनिंग ग्राउंड। यहाँ 10 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को फेंका जाता है। कंटीले रास्ते, चीलें जो मांस नोचती हैं, और हार मानने की कोई इजाजत नहीं। जो पहला शैडो शिखर तक पहुँचे और ग्रिफिन का आशीर्वाद पाए, उसे एक ऐसा शरीर मिलता है जिसे कोई भी हमला नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ट्रेनिंग ऑफिसर एनोस वॉकर कहता है, 3 दिन हैं, किसी भी तरीके से जिंदा रहते हुए शिखर तक पहुंचो। 3 दिन बाद जो भागे मौत। सब बच्चे दौड़ पड़ते हैं। एनोस वॉकर एक बच्चे को देखकर रुकता है। उसका आदमी बताता है, यह साल कूपर है, वही जिसने कल यंग मास्टर को नाराज किया था। साल ने ढलान का रास्ता नहीं लिया, वो नंगे हाथों से सीधी चट्टान पर चढ़ रहा है। आदमी हंसता है, आधे रास्ते में गिर जाएगा, चलो लाश उठाने की तैयारी करते हैं। एनोस वॉकर मुस्कुराता है, जरूरत नहीं, मुझे एक आइडिया आया, सही समय है उस चीज को बुलाने का। ऊपर से एक विशाल परछाई आती है। बच्चे डर जाते हैं। यह क्या है? ईगल? नहीं, यह तो मॉन्स्टर है। ग्रिफिन, एस रैंक मॉन्स्टर, खतरा लेवल 4 स्टार्स। इंसानी दिमाग खाकर इंटेलिजेंस विकसित की, इंसानों से बात कर सकता है। कूपर परिवार से डील है, परीक्षण में मदद के बदले चारा मिलता है। जिसे इसका आशीर्वाद मिले उसका शरीर अजेय हो जाता है। एनोस वॉकर सोचता है, एलन को खुश करने का मौका है। ग्रिफिन को भेजते हैं साल की तरफ। ग्रिफिन हमला करती है, लेकिन साल डॉज कर लेता है। ग्रिफिन रुककर पूछती है, कौन है तू? मूर्ख इंसान। साल शांति से जवाब देता है, मूर्खता? मरना? यही तो मैं चाहता हूँ। शिखर तक जल्दी पहुँचने का एक ही तरीका है, तुम्हें वश में करना। साल सोचता है, ग्रिफिन इंसान जितना समझदार है, अगर पूरी तरह हराया नहीं तो वश में नहीं आएगा। एक ही तरकीब बची है,
वो हमला करने जाता है। ग्रिफिन मुंह से हवा का झोंका मारता है। साल डॉज करने में नीचे गिरने लगता है। किसी तरह किनारा पकड़ लेता है। वो खुद को कोसता है, मैं 3 साल का हूँ, 30 का नहीं। पिछले जन्म की तलवारबाजी याद है, लेकिन यह छोटा शरीर उसे झेल नहीं सकता। ग्रिफिन पास आने से पहले ही उड़ा देगा। फिर एक आइडिया आता है, हर झोंके के साथ हवा की ताकत बढ़ती है। 10वें झोंके में मैं बचूंगा नहीं, तो क्यों न उसी हवा से खुद को उस गुफा में उड़ा लूं। और शैडो ओथ यूज करके एलन की शक्ति खींचता है। दूसरी तरफ एलन अचानक बेहोश होकर गिरता है। लोग चिल्लाते हैं, यंग मास्टर फिर बेहोश हो गए। साल मुस्कुराता है, योजना सफल, अब अंदर चलते हैं। ग्रिफिन पीछे से आवाज देती है, अरे छोटे बदमाश, कहाँ जा रहे हो। तभी गुफा के अंदर से एक छोटी आवाज, ग्रिफिन का बच्चा, चिल्लाता है, मम्मी मुझे बचाओ। ग्रिफिन रुक जाती है, मेरा बच्चा। साल जानता था ग्रिफिन का बच्चा टूटे पंखों के साथ पैदा हुआ था, उड़ नहीं सकता। ग्रिफिन बहुत धीरे से पूछती है, तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करोगे। साल सीधे जवाब देता है, चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि उसके पंख ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। दूसरी तरफ एनोस वॉकर और उसके आदमी बात कर रहे हैं। कोई आवाज नहीं आ रही। ग्रिफिन ने खा लिया होगा। एलन को खबर देते हैं, इनाम मिलेगा। दोनों हंसते हुए चलने लगते हैं। तभी पीछे देखते हैं, ग्रिफिन उनके पीछे खादी होती है और उस पर बैठा है साल। साल शांति से कहता है, लेकिन तुम्हें नरक में उसका इंतजार करना पड़ेगा। ग्रिफिन सबको खत्म कर देती है। कुछ देर बाद ग्रिफिन कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। साल कहता है, चलो उत्तर की तरफ, लैंड ऑफ स्टोन। वहां पहुंचकर ग्रिफिन एक दरवाजा खोलती है और कहती है, यह रहा परसियस की तलवार, अब मेडुसा का खून लाओ, उससे सब ठीक होगा। साल ऊपर से हाँ कहता है, लेकिन मन में सोचता है, मेरा असली मकसद न वो तलवार है, न ग्रिफिन की मदद करना। मैं ग्रिफिन का इस्तेमाल करके इस पूरे लैंड ऑफ स्टोन को नष्ट करना चाहता हूँ। तीनों मूर्तियां अचानक हिलने लगती हैं। ग्रिफिन चिल्लाती है, ये बेवकूफ मूर्तियां कब हिलने लगीं? साल भागते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता। वो देखता है, मूर्तियां धीरे धीरे एक हो रही हैं और उनमें 5 अंग नहीं हैं, सिर्फ एक आंख और एक दांत, बिल्कुल पौराणिक कथाओं की ग्रेई बहनों जैसी। ग्रिफिन बताती है, ये मेडुसा की बहनें हैं, समुद्र देवताओं की बेटियां, पानी को कंट्रोल कर सकती हैं। फिर चिल्लाती है, भागो। साल कहता है, भागने से क्या होगा, तलवार ढूंढो। ग्रिफिन, अगर यही चलता रहा तो यह जगह ढह जाएगी, हम सब मर जाएंगे। साल दीवार पर लिखे सिंबल्स देखता है, इनमें कोई रास्ता होगा, लेकिन मन में साल की अलग सोच चल रही है। बस इतना ही चाहिए, यह जगह ढहे, सब कुछ अंदर दब जाए और मैं उस गुप्त सुरंग से निकल जाऊं जो मुझे पिछले जन्म में पता थी। लेकिन यह तबाही काफी नहीं है। साल ग्रिफिन को आदेश देता है, मंत्रों में लिखा है, ऊपर वाली आंख निकाल दो। ग्रिफिन बिना सोचे आंख निकाल लेती है। आंख पानी में बदल जाती है। ग्रिफिन हैरान, यह सचमुच पानी बन गई। साल समझाता है, परसियस ने ग्रेई बहनों की आंख चुराई थी, तब मेडुसा का रास्ता मिला था। आंख ही इनकी कमजोरी है। ग्रिफिन तुरंत पूछती है, तलवार कहाँ है? मेरे बच्चे के पंख ठीक करने वाला खून कहाँ है? साल इशारा करता है, वहाँ है, देखो। फिर बताता है, परसियस ने इसी तलवार से मेडुसा का सिर काटा था। उसके 2 खून थे, लाल और हरा। लाल जहर देता है, हरा सब बीमारियां ठीक करता है। ग्रिफिन पूछती है, और क्या राज है इस जगह का? साल धीरे से कहता है, परसियस की इस तलवार का यहाँ होने का मतलब एक ही है, यह मेडुसा के पुनर्जन्म का समय है। उसी पल एक मूर्ति ग्रिफिन पर हमला कर देती है। मेडुसा सक्रिय हो जाती है। साल भागते हुए बताता है, एक बार यह जाग गई तो सिर्फ परसियस की तलवार से इसका सिर काटकर ही रोका जा सकता है, वरना यह नहीं रुकेगी। मेडुसा पीछे से हमला करती है। साल मुश्किल से बचता है। ग्रिफिन कहाँ गई? ग्रिफिन दूर से बोलती है, यह तो मुझसे भी खतरनाक है, बाकी काम तुम खुद करो, मैं मरना नहीं चाहती। साल हैरान, ग्रिफिन सिकुड़ सकती है? साल सोचता है, पिछले जन्म में यहाँ से गुजरा था, कुछ तो रास्ता होगा। वो एक ढाल उठाता है,
इसके प्रतिबिंब से मेडूसा की आंखों से बच सकता हूँ और उसके विजन अटैक का सामना भी कर सकता हूँ। लेकिन गिर जाता है। ढाल काफी नहीं है, गुप्त रास्ता भी बंद हो गया और इस तलवार को उठाने की काबिलियत मुझ में है भी नहीं। फिर एक पल रुककर सोचता है, लेकिन अगर कोशिश नहीं की तो पता कैसे चलेगा। सब कुछ दांव पर लगाता हूँ। तलवार उठाता है, यह आसानी से उठ गई। तभी पीछे से हमला होता है। साल डॉज नहीं कर पाता और अचानक एक पुरानी याद आती है। एलन कह रहा था, डी लेवल टैलेंट वाला यह तलवार छूने की हिम्मत करता है। साल के मन में एक सवाल उठता है, कहाँ गलत हुआ था। याद आता है एलन और उसकी माँ की बात। एलन, माँ, वो अभी बेहोश नहीं हुआ, क्या उसे पता नहीं चलेगा कि हम उसकी प्रतिभा छीनने वाले हैं। माँ, मेमोरी एरेज का जादू सब ठीक कर देगा। साल की आंखें खुलती हैं। एलन मुस्कुराते हुए कहता है, तलवारबाजी की तुम्हारी प्रतिभा अब मेरी है। साल गुस्से में, नहीं। दूर से ग्रिफिन देख रही है। वो धीरे से कहती है, यह बच्चा बिना किसी खरोंच के बच निकला। यह तो मॉन्स्टर जैसी ताकत है। साल हरा खून लेता है। वो सोचता है, मेरी एस रैंक तलवारबाजी की प्रतिभा थी। कूपर परिवार की मुखिया ने जादू से वो प्रतिभा मुझसे छीनकर एलन को दे दी और मेरी याददाश्त भी मिटा दी। फिर मुस्कुराता है, हालात दिलचस्प होते जा रहे हैं। एलन हो या परिवार, सब इंतजार करो। ग्रिफिन चुपचाप भागने की कोशिश करती है। साल उसे बुलाता है। ग्रिफिन घबराकर कहती है, जी, आपने बुलाया। साल कहता है, तुम एस रैंक मॉन्स्टर हो, उससे डरते हो। दिमाग धातु का है क्या। ग्रिफिन गुस्से में, तुम शुरू से मेरा इस्तेमाल कर रहे थे इस जगह को तबाह करने के लिए। फिर रुककर, लेकिन मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हो, इसलिए माफ किया। ग्रिफिन साल को आशीर्वाद देती है। ग्रिफिन की उपाधि से मैं तुम्हें ऐसा शरीर देती हूँ जो किसी भी हमले से घायल नहीं होगा। साल महसूस करता है, शरीर मजबूत हो गया, छोटी चोटें ठीक हो गईं। वो मन में सोचता है, चोटें कम मतलब एलन को कम ट्रांसफर होंगी, परिवार को शक नहीं होगा और अपनी एस रैंक प्रतिभा भी अभी छुपानी होगी। साल हरा खून ग्रिफिन के बच्चे को देता है। बच्चे के टूटे पंख ठीक हो जाते हैं। वो उड़ने लगता है। साल कहता है, उड़ना आ गया, लेकिन अगर वयस्क होने से पहले कोई गुरु नहीं मिला तो यह बस एक मूर्ख पक्षी बनकर रह जाएगा। ग्रिफिन हैरान, मतलब। साल, बस एक सलाह थी, गुरु मिलने के बाद ही तुम भी इतने ताकतवर बने हैं ना। ग्रिफिन सोचती है, सही कहा, मेरे गुरु ने मुझे रोज इंसानी दिमाग खिलाया, तब मेरी इंटेलिजेंस जागी, लेकिन वो तो 100 साल पहले मर गए। फिर अचानक, साल कूपर, मेरे बच्चे को अपना पालतू मॉन्स्टर स्वीकार करो। यह अपनी उम्र में सबसे तेज है, भविष्य में ब्लेड को भी पीछे छोड़ देगा। साल मन में, मछली ने चारा पकड़ लिया। ऊपर से कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, ब्लेड कूपर के बारे में सारी जानकारी चाहिए और वो चाबी जो उस जगह का ताला खोलती है जहां कूपर परिवार स्वॉर्ड स्पिरिट ब्लेडेड की पूजा करता है। दूसरी तरफ हेरा परेशान है। एलन बार बार बेहोश क्यों हो रहा है, कोई कारण नहीं मिल रहा। बटलर समझाता है, शैडो ओथ का असर है, छोटे शैडोज उनकी चोटें लेते हैं, शक्ति देते हैं। हेरा मन में सोचती है, फिर भी शैडो ओथ सेरेमनी के दिन से यह शुरू हुआ, कोई न कोई इसके पीछे जरूर है। तभी बटलर एक और खबर देता है, साल कूपर ने परीक्षा में पहला स्थान लिया, लेकिन उसने ग्रिफिन से वॉकर चाचा भतीजे को मरवा दिया और ग्रिफिन के बच्चे को अपना पालतू बना लिया। हेरा, उसे अभी बुलाओ। साल अंदर आता है। हेरा पूछती है, वॉकर को क्यों मारा। साल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, परिवार के लिए। एक सीक्रेट ट्रेनिंग ऑफिसर को 3 साल के बच्चे ने मार दिया, वो निकम्मा था। कूपर परिवार को ऐसे कचरे की जरूरत नहीं। क्या आप सहमत नहीं हैं, महोदया?